नमस्कार, मैं हूँ राज और स्वागत है आपका आपके ही चैनल द थर्ड आई पॉडकास्टर्स में। हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने वुशु स्पोर्ट्स में पहली बार उत्तराखंड के लिए मेडल हासिल किया नेशनल गेम्स में। और ना ही इन्होंने केवल मेडल हासिल किया है, बल्कि इन्होंने जो आज के युवा हैं जो स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज करते हैं और उनसे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन सारी मुकामों को हासिल किया है। तो स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में आज के गेस्ट हर्षित शर्मा जी का। हर्षित जी नमस्कार। नमस्कार राज भाई, कैसे बहुत हैं बहुत आप? धन्यवाद आपने मेरे को पॉडकास्ट के लिए चूज किया, मेरे को बुलाया। देखिए, पॉडकास्ट के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, आपकी योग्यताएं आपको यहाँ तक लेके आई हैं और अच्छा, मेरी आपका ईश्वर से बड़प्पन है। प्रार्थना रहेगी कि आपकी योग्यताएं आपको और भी ऊपर तक लेके जाएं। और थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप आज अपने इस पॉडकास्ट में बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी बनावट के अपनी लाइफ की उस जर्नी को एक्सप्लेन करें, उस जर्नी को बताएं जिसको जानने के बाद आज का युवा जो संघर्षरत है, जो स्पोर्ट्स में अपना करियर चूज कर रहा है, जो स्पोर्ट्स को इस तरीके से सुनना चाहता है, स्पोर्ट्स एज अ लाइफ चूज करना चाहता है, उसके लिए आपकी जर्नी एक इंस्पायरिंग जर्नी है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ को बिना फिल्टर, बिना बनावट के ठीक उसी तरीके से पेश करेंगे जिस तरीके से आपने इसको जिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है जब मैं 4 साल का था, तब से। क्योंकि मेरे पापा खुद एक स्पोर्ट्स में पापा एथलीट हैं। अच्छा। और अब उत्तराखंड पुलिस में एथलीट के कोच भी हैं। तो उन्होंने बचपन से ही मेरे को लेकर चले हैं स्पोर्ट्स में। जो मेरा बेस बोलेंगे आप, तो वो मेरे पापा ने रेडी किया है। और जब मैं 4 साढ़े 4 साल का था तो उन्होंने मेरे को कराटे सीखने के लिए जैसे बोलेंगे एक अकेडमी में मेरे को डाला, ताकि मैं सेल्फ डिफेंस, कराटे सब सीख सकूं। जब मैं 7 साल का था तब मैंने पहली बार ब्लैक बेल्ट हासिल करी और नेशनल खेला। मोए थाई खेला तब मैंने। कराटे और मोए थाई दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। जी। अकेडमी में दोनों चीज़ें सिखाई जा रही थी। तो जर्नी इसी तरीके से चलती रही। सब जूनियर जूनियर खेलते खेलते धीरे धीरे बड़ा होता गया। बहुत सारे मेडल्स हासिल किए। मतलब मैं दिखाऊंगा तो मतलब ऐसे कट्टा भर के मेडल पड़े हैं। तो बचपन से ही खेल में ही रुचि रही है। पढ़ाई में भी लाइक एवरेज स्टूडेंट। ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा, और ये भी नहीं बोलूँगा ज़्यादा बुरा। कभी आज तक फेल नहीं हुआ भगवान की कृपा से। तो मतलब मार्क्स 70 अबव आ ही जाते थे। 70% तो मतलब अबव एवरेज है ही। इतना इनफ है लड़कों के लिए। हाँ। और तो और स्कूल में भी मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। स्कूल में अपने में स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हूँ, वाइस कैप्टन भी और स्पोर्ट्स कैप्टन भी स्कूल में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिताजी कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? पापा का एथलेटिक्स है। पापा ने वैसे सारे स्पोर्ट्स खेले हैं अपने जवानी में। और बेसिकली पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का देखा जाए तो पापा इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में एज अ सीनियर। तो उत्तराखंड पुलिस में है पापा, उत्तराखंड पुलिस के स्पोर्ट्स कोच हैं। जी। तो एथलेटिक्स है मेरे पापा का जो मतलब मेन गेम है। तो एथलेटिक्स कभी कभी जैसे कुछ ट्रेनिंग का मेरे को पूछना होता है अपने गेम से रिलेटेड भी, या कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं पापा से पूछ लेता हूँ। तो आपको तो घर में भी कोच मिल गए हैं, बाहर भी घर में भी कोच है, बाहर भी कोच है। एक्चुअली वुशु एज अ स्पोर्ट मेरा चूज करने के पीछे मेरे पापा का ही हाथ था। जब मैं 18 साल का हुआ तो तभी होता है कि अब क्या करना है। 12th खत्म हो गई। हमारे करियर का डिसीजन उसी एज में आके लेना होता है। तो ऐसा था, मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो मेरे को था कि मैं गेम डेवलपमेंट ये सब सीखूं, एनिमेशन वगैरह ये सब, मतलब गेम्स में इंटरेस्ट था। अपने स्पोर्ट को लेके भी, और साथ में जो कंप्यूटर गेम्स हो गए, मोबाइल गेम्स हो गए, इनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जब मैं 12th पास आउट हुआ तब मेरा ये था कि मैं ये गेम डेवलपमेंट वगैरह में जाऊं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं ये, तो मैंने इतना उसमें फोर्स नहीं दिया उस टाइम पे। तब मैंने BSc IT ऑप्ट की, क्योंकि कंप्यूटर में तो इंटरेस्ट था ही। तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो कॉलेज भी साइड बाय साइड चलता रहा और साथ में प्रैक्टिस भी चलती रही। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर्षित अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते तो किसी कंप्यूटर IT में कुछ कंप्यूटर पे बैठ के किसी बैक डेस्क ऑफिस पे बैठ के काम कर रहे होते। सो अगर मैं आपसे अभी इस पे एक सवाल करूं कि अगर आप अपनी करंट लाइफ को देख रहे हैं जी, जिस लाइफ में आपकी फिटनेस बहुत अच्छी मेंटेन है, आपके जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स आपके
डे रूटीन में शामिल है, इसको आपको जी। करना ही करना है। जी, जी, जी। और आपने अपने ही आँखों से अपने ही मोहल्ले, दोस्तों, यारों में कहीं न कहीं किसी एक ऐसे पर्सन को देखा होगा, जो किसी डेस्क जॉब पे बैठ के काम भी कर रहा होगा जी। और शायद उसकी अर्निंग्स भी आपको पता होंगी और हुँ, उसकी हुँ। फ़िज़ीक के बारे में भी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से पता होगा। तो अगर मैं हर्षित से ये सवाल करूँ कि हर्षित का 2 वर्ज़न यहाँ पे है। एक वर्ज़न है जो कंप्यूटर पे डेस्क जॉब बैठ के कर रहा है, एक स्पोर्ट्स खेलते हुए अपनी लाइफ़ को जी रहा है। तो ये वाला आपको पसंद है या वो वाला पसंद था? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला वर्ज़न मेरे को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको जैसे मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो मैं स्पोर्ट्स में ही जैसे मैं आपको अपना थोड़ा बताता हूँ। 2023 में गोवा नेशनल गेम्स के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। ओके। तो वहाँ पे हम उत्तराखंड से 4 एथलीट्स गए थे, 4 जने सिलेक्ट हुए थे। तो हम 4 एथलीट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए। तो उसमें जियांशु इवेंट होता है हमारे वुशु में। जी। वुशु के 2 पार्ट होते हैं, एक सांडा बोलते हैं सांशु, जिसमें पंच, किक, थ्रो इन सब का इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताएँगे क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे जी, इस जी। स्पोर्ट को। वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, जी। जिसके 2 पार्ट हैं, जिसमें आपको बताया सांडा और वुशु से सांशु। आप पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुए थे? किसने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये गेम होता है? जैसे मैं नहीं जानता, मैं जी, जी। आपके मुँह से सुन रहा हूँ पहली बार कि जी, वुशु जी। होता है। हाँ। तो आप कब इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार वुशु से? जब मैंने आपको बताया कि 2018 में जब स्कूल से पास आउट हुआ, तब तक मैं कराटे, मुay थाई ये सब प्रैक्टिस करता था। जी। तो पापा जैसे कि उत्तराखंड पुलिस में कोच हैं, तो उत्तराखंड पुलिस की ही वुशु की टीम है एक, ओके। जिनके साथ फिर पापा ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये तेरी कोच हैं। मेरी कोच का नाम है अंजना मैम। जी। तो पापा ने उस टाइम पे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि अब से इनके अंडर तेरे को प्रैक्टिस करनी है। वुशु एक गेम होता है कि वो तेरे को खेलना है। तो तब मैं वहाँ पे नया-नया गया, वहाँ पे मैंने देखा माहौल क्या-क्या है। तब वुशु में वहाँ पे सिर्फ़ सांशु की प्रैक्टिस होती थी। तो वुशु के जैसे 2 पार्ट हैं, सांडा और तावलू। सांडा सांशु भी बोलते हैं हम, जिसमें सांडा में हम पंच, किक और थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रिंग लाइक पे ये लाइक अ फाइट। थोड़ा बहुत मुक्केबाजी काइंड जी, ऑफ। जी, जी। पंच, किक और थ्रो मतलब मिक्स मार्शल आर्ट की तरह है। जी। इसमें हमारे जो वुशु में कई अर्जुन अवॉर्डी भी हैं ओके। और द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी हैं, और एशियन गेम्स में लगातार हम मेडल देते आ रहे हैं वुशु के जो खिलाड़ी हैं इंडिया लेवल पे। हुँ। तो पापा ने मेरे को फिर 2018 से मेरे को ये इनकरेज किया कि मैं वुशु पार्टिसिपेट करूं। तो फिर मैं वहाँ पे गया। मैंने वहाँ पे मतलब जैसे मैं पहले से मार्शल आर्ट कर ही रहा था, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा ऐसे हवाबाजी में उछल-उछल के किक्स मारना ऊपर ऐसे जंप करके। तो मैम को ये लगा कि सांशु नहीं, फाइट वाला नहीं, ये तावलू ज़्यादा अच्छा करेगा, इसकी जंप्स वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ये ज़्यादा अच्छी है। ओके। तो पापा को मतलब मेरे पीठ पीछे मैडम और पापा की खिचड़ी पकती रहती है कि इसको ये कराना है, इसको ये कराना चाहिए। तो इस जर्नी में मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। तो पापा ने मेरे को फिर खुद से बोला कि तू ये करेगा तावलू, मैडम और पापा ने, कि तू तावलू ऑप्ट करेगा। वुशु आपने फोर्सफुली चूज़ किया या अपने मन से चूज़ किया? कि किसी के कहने पे, पापा के कहने पे या फिर फोर्सफुली तो मैं नहीं बोलूँगा, एज अ गाइडेंस लूँगा मैं इसको, कि जैसे पहले मैं कराटे वगैरह करता था। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, हर जगह स्पोर्ट्स होते हैं, हुँ। ठीक है? पर एज अ करियर अगर आप स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हो, तो आपको एक सही फेडरेशन और एक सही स्पोर्ट्स चुनना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कराटे है, हुँ। ठीक है? आपको देहरादून में ही यहाँ पे 70 अकेडमीज़ मिल जाएँगी जो कराटे हाँ, सिखाते कराटे हैं। सिखाते हैं। अलग-अलग नाम से अलग-अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, जी। ठीक है? बेल्ट सिस्टम होता है, बच्चे और माँ-बाप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा ब्लैक बेल्ट बन गया। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, जब मैं 2007 में ब्लैक बेल्ट बना था, तो सबसे यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट था मैं उस टाइम का, जो 7 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट बना है। पर उसकी तो कोई अपने वैल्यू दर्शकों नहीं को है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेडल वाला था वुशु गेम्स का, पहला मेडल हासिल करने के साथ-साथ हर्षित के नाम पे एक और रिकॉर्ड दर्ज है कि इन्होंने ब्लैक बेल्ट सबसे कम एज में और सबसे पहला ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले देहरादून के स्पोर्ट्स पर्सन भी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको जब मैं गिनवाने लगूंगा तो शायद लिस्ट इतनी लंबी सी हो जाएगी। और मैं आपको इसी पॉडकास्ट के एंड में एक जगह आपको ऐड करके मैं इनके मेडल्स आपको दिखा दूंगा। एक मेडल ले आने में पसीना छू जाता है इंसान का। अपने खून पसीने की पूरी ताकत लगा के इंसान एक मेडल ले आता है और ये बोरे में भर भर के मेडल रखे हुए हैं। तो उसको भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपके साथ। तो जैसे कि वो बता रहा था कि जो हमारे स्पोर्ट्स है, जो सही चुनना,
ये सबसे मेन बात है। जैसे कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे हैं लोग जो कराटे सिखा रहे हैं, बेल्ट्स ऑफर करते हैं कि हाँ आपका बच्चा भी ये बेल्ट लेगा, तो उसके नाम पे पेरेंट्स से बहुत ही पैसे वसूले जाते हैं। मतलब आप देख लो, अगर मैं पहले की बात करूं तो 12,000 रुपये 2007 में बहुत होते थे। 12,000 में ब्लैक बेल्ट का टेस्ट होता था। तो तब ये उस टाइम पे टोटल फी थी या टोटल फीस सिर्फ टेस्ट की, बाकी ओके प्रैक्टिस की मंथली फीस वो सब अलग रहता है। ओके, ठीक है। मतलब आप जब टेस्ट देने जाओगे कि ब्लैक बेल्ट लायक आप हो, आप हाँ उस हाँ, योग्यताएं उसकी आपकी फी हैं कि देनी नहीं, पड़ती उसकी है फी आपको। 12,000। ऐसे ही मतलब करते करते आप समझ लो 7 या 8 बेल्ट्स होती हैं, तो धीरे धीरे करके पहले बेल्ट का वाइट से येलो होने के लिए आपको 2,000 देने हैं, फिर 4,000 देने हैं, फिर 5,000 देने हैं, फिर 6, 6.5, 7, ऐसे ऐसे करके कितने पैसे पेरेंट्स खर्च कर देते हैं। सो बेसिकली मैं जानता हूँ कि जूडो कराटे जो भी है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की चीज़ें हैं, और जी आपका वुशु भी फ्लेक्सिबिलिटी पे ही डिपेंड जी करता है जी आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। सो इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में खेलना, ऐसा तो नहीं है कि खेल कोई भी खेल हो इतना आसान नहीं होता है कि आप उसमें इजीली मेडल लेके आओ। जी। कभी आपको ऐसा लगा कि चेंज करना चाहिए या लीव करना चाहिए? चेंज या लीव तो ऐसा ध्यान में नहीं आया, पर बीच में जैसे जब मैं 18 का हो गया था, उसके बाद स्कूल के बाद मैंने प्रैक्टिस के साथ साथ सिखाना भी शुरू किया बच्चों को, छोटे बच्चों को। मैंने क्लासेस ली, आप मतलब कराटे सिखाते थे या वुशु? कराटे। पहले 2-4 साल मैंने कराटे ही सिखाया, जब तक मेरे को वुशु में इतना मतलब ज्ञान नहीं हुआ, जब तक मैं वुशु के बारे में जाना नहीं अच्छे से कि क्या मेरे बच्चों के लिए भी सही है, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे बच्चों के लिए सही है। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वुशु खेलते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी वुशु खेलते हैं। तो जब भी स्टेट होती है तो आते हैं प्रेम नगर में, उनका है वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है। पहले वो भी कराटे सिखाते थे, मेरे साथ ही वो पहले कराटे भी सीखते थे। पर जब उन्होंने देखा कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हो रही है एक सही स्पोर्ट में जाके, तभी से मतलब मैंने उनको भी गाइड किया कि कराटे वगैरह छोड़ो, फ्यूचर नहीं है। मतलब आप एज अ सेल्फ डिफेंस सिर्फ सीखना चाहते हैं तो आप कराटे के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पर एज अ करियर आप अगर स्पोर्ट्स को ले रहे हैं तो आपको एक सही स्पोर्ट्स चुनना ज़रूरी है। बहुत अगर जरूरी आप है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आ रहे हैं तो बॉक्सिंग, वुशु, जूडो और टाइकोंडो भी मैं बोल सकता हूँ, ये 4 स्पोर्ट हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आजकल लोगों में क्रेज़ है लड़कों में कि UFC, MMA ये सब खेलने का, तो हर कोई अंगद बिस्ट नहीं बन के निकल सकता उत्तराखंड से। तो यही है, तब मैं बच्चों को भी सिखाता था और खुद भी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद 2023 में जब गोवा नेशनल गेम्स के लिए हम गए, तो वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। नॉमिनेशंस कौन करता है इनके, आपके यहाँ से, उत्तराखंड से किसने? ये ऐसा होता है कि जो सीनियर नेशनल होता है, हर स्पोर्ट का अलग अलग होता है सीनियर नेशनल, जो फेडरेशन खुद से कराती है। और सीनियर नेशनल में जो टॉप 8 एथलीट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आई हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 8। तो जो 8 तक के एथलीट्स होंगे उन सबको इनवाइट किया जाता है नेशनल गेम्स खेलने के लिए। ओके। उन लोग का नाम आता है। तो उसमें फिर गोवा में नवंबर फर्स्ट वीक में, हाँ, तब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया नेशनल गेम्स में। तब मेरे को नहीं पता था कि इससे जॉब भी मिलती है या ऐसा कुछ होता है। तो उसके अगले ही साल मार्च में मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला। एक्चुअली जनवरी में मैंने फॉर्म फिलअप किया जॉब के लिए, जब मेरे को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ भी है, तब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो तब जाके मैं पहला एथलीट बना ऐसा जो नेशनल गेम्स में मेडल लाया है वुशु में उत्तराखंड के लिए, और जिसको आउट ऑफ टर्न जॉब भी मिली है। और शायद ये बात आपको अभी तक नहीं पता थी कि उत्तराखंड में आप पहले एथलीट हैं जो मेडल ले आए हैं। जी जी जी, अभी रिसेंटली मतलब मैं ऐसी चैट जीपीटी कर रहा था कि हु गॉट द फर्स्ट मेडल फॉर उत्तराखंड इन वुशु इन नेशनल गेम्स। नेशनल में तो मेरे से पहले भी बहुत लोग लाए हैं, पर इन नेशनल गेम्स मैंने जब लिखा उसमें तो उसमें मेरे चैट जीपीटी ने मेरा नाम नहीं बोला, उसने बोला डेफिनेटली यू आर द वन हु गॉट फर्स्ट मेडल फॉर उत्तराखंड। ओके ओके, तो ये रहा है। सो जैसे ये स्पोर्ट्स जब आप खेल रहे थे, जब आप कर रहे थे, सो आपको, आप बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था कि इससे जॉब भी मिलती है। तो जब आपको जॉब के लिए सामने से प्रपोज किया गया होगा, बताया गया होगा कि आपको इसके बदले में, इन योग्यताओं के लिए, आपके इन मेडल्स के बदले में आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर रही है,
तो उसका एग्जाम हुआ था या फिर स्पोर्ट कोटा से डायरेक्ट सिलेक्शन? नहीं, ये आउट ऑफ टर्न मतलब होता है कि आपने सरकार को मेडल दिया, आपको बस फॉर्म फिलअप करना है, आपको कौन सा विभाग चाहिए। जैसे उसमें लिस्ट थी, वन विभाग, गृह विभाग मतलब पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, और ऐसे ही 5 थे वहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे पापा पुलिस में है, तो मैंने पुलिस ऑप्ट नहीं किया, मैंने वन विभाग ऑप्ट किया। आज के उसमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको, अगर एज ए एथलीट आप, बहुत बड़ी गवर्नमेंट के लिए मैं थैंकफुल बोलूँगा कि हाँ उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं खेल सकूँ अपने उत्तराखंड के लिए और आगे। तो घर में पापा पुलिस में थे जी, पापा एथलीट थे, पापा ही गाइड किए थे, पापा ही आपको वुशु को चूज करने के लिए बोले, तो कभी घर में ऐसा फील होता था कि पापा के साथ रह रहे हो या ऐसा लगता था कि गुरुजी के साथ घूम रहे हो? पापा का मतलब खौफ तो है ही बहुत ज़्यादा है। तो एज अ कोच भी रहते हैं पापा, एज अ दोस्त भी रहते हैं, और एज अ फादर भी रहते हैं मेरे साथ। मतलब हर कदम पे गाइड करते हैं और ध्यान रखते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कभी जैसे मैं प्रैक्टिस अगर गलती से स्किप भी कर दूं तो डांट पड़ती है कि प्रैक्टिस क्यों नहीं जा रहा है। अभी भी डांट पड़ती है। तो मतलब एक हिसाब से पापा बेस्ट फादर हैं जी। गाइडेंस भी अच्छी की उन्होंने, आपको एक अच्छा रास्ता भी दिखाया और रास्ते में आपकी उंगली पकड़ के चल भी रहे हैं आज भी, जैसे छोटे बच्चों को हम चलाते हैं। सो यू आर लकी कि आपको एक ऐसे फादर मिले कि वो आपके गुरु भी रहे, आपके दोस्त भी रहे, आपके मेंटर भी रहे, और आपको एक हिसाब से एक अच्छे फादर का भगवान की तरफ से भी आपको मिला हुआ है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स जब भी शुरू में कोई खेलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, सो स्पोर्ट्स में एक बहुत हार्ड डेडिकेशन चाहिए होती है आपको, बहुत हार्ड। जी। मतलब ये होता है कि स्पोर्ट्स आपने स्टार्ट किया और शुरू के स्टार्ट करने से लेके एंड करने तक, प्रैक्टिस एंड करने तक हम पसीने से डूब चुके होते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने स्पोर्ट्स को खेला ही नहीं फिर, या फिर आप फिर मेडल्स लाने का सपना भी ना देखिए अगर आपको पसीना नहीं निकलता। तो इतनी डेडिकेशन के बाद कभी कभी हम कुछ और नहीं कर पाते हैं, फिर हम डाइट, प्रैक्टिस, स्लीप, और हमें प्रॉपर स्लीप भी लेना होता है, हमें अपना वेट तक मेंटेन करना होता है कि अप नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। एक मतलब अजीब सा वो एक स्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप रूल होता है। तो इन सब के बीच कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने फाइनेंशियल इश्यूज को भी फेस किया हो कहीं? फाइनेंशियल इश्यूज में इतना नहीं, मतलब ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जैसे मैं 18 का हुआ, मैंने पता को बताया कि बच्चों को भी सिखाता था मैं, तो उससे भी मैं थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट मनी थोड़ी अर्न करता था। बाकी पापा की तरफ से भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ कभी मना किया उन्होंने किसी चीज़ के लिए। फालतू खर्चे कभी, मतलब ऐसे तो मैंने कोई ना, मेरे कोई ऐप है कि हाँ मैं सिगरेट दारू कुछ पीता हूँ, तो ऐसे कोई मतलब कभी फाइनेंशियल इशू मतलब आपने कोई नशा नहीं है? कभी कोई नशा नहीं किया मैंने, ना मेरे फादर करे कभी, ना कभी मैंने, मतलब हमारी पूरी फैमिली में कोई नहीं करता है। आप लोग इनसे सीखिए, आज के युवा। मैं देखता हूँ, अभी मैं उत्तराखंड में देहरादून में ही रहता हूँ और यहीं पे मुझे पता चला हर्षित जी का, तो मैं यहीं इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और मैं इसी देहरादून में देखता हूँ कि जहाँ काफ़ी पीसफुल वाइब होती है, जंगल ट्रेल्स होती हैं, पहाड़ होते हैं, जहाँ हम अपने मेंटल पीस के लिए जाते हैं, जिन भूमियों पर, जिन पहाड़ों पर महाभारत जैसे जघन्य अपराध, युद्ध के बाद अपराधों का प्रायश्चित करने पांडव आए, उन पहाड़ों पे तपस्या की, आज के समय में देश में युवा लोग उन्हीं जगहों पे पैसे खर्च करके केवल दारू पीने, नशा करने और कई अन्य जो ना पब्लिकली जो गतिविधियां ना की जाती हों उनको करने वो आते हैं और जाते हैं। और इन्हीं पहाड़ों में आई थिंक आप बाय बॉर्न यहीं रह रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं जगहों पर रह के आपके सामने एक इंस्पिरेशन बैठे हुए हैं जो नशे से दूर है, और शायद आप उतने दूर से आते हो कि चलेंगे वहाँ नशा करेंगे, और ये यहीं रह के सुबह शाम इनकी पहाड़ों में हो रही इसी पीसफुल वाइब में रह रहे हैं और ये नशे से मुक्त है। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है हर्षित जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इसे जान के। और मैं उन सारे लोगों से कहता हूँ कि जो नशा करते हैं, एक बार नेचर से जुड़ के नेचर का नशा करके देखिए, फिर आप सारे नशों को भूल जाएंगे। ये बड़ा अजीब होता है एहसास, आपको बस समझने की देर है। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आप और भी स्पोर्ट्स में और खुद आगे और कुछ ग्रोन करना चाहते हैं या क्या? जी, जब मैं भर्ती हुआ तो मतलब अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको जॉब मिली है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप फुल्ली डेडिकेट हो जाओगे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। भर्ती होने से पहले देखो मैं वुशु तो खेलता ही था,
आर्म रेसलिंग में भी मैं काफ़ी फेमस हूँ उत्तराखंड में। अच्छा। आर्म रेसलिंग में भी 3 टाइम मैं स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ। मतलब स्टेट में गोल्ड लाके जो नेशनल जाते हैं हाँ। उसमें मैं 3 टाइम सेलेक्ट हो चुका हूँ आर्म रेसलिंग में भी। अच्छा। तो जो मेरी ऑडियंस है, मतलब मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जो मेरी मेन ऑडियंस है वो आर्म रेसलिंग की ही क्या है। नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? फ्यूरी फिट व्लॉग्स। सो आप उसमें अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी को आपने दिखाया है शुरू से उसमें लेके? मैं सब कुछ डालता हूँ। मोस्टली जो मेरी ऑडियंस रही है उसमें वो आर्म रेसलिंग की ऑडियंस है, ओके। क्योंकि आर्म रेसलिंग में ही मैंने अपना नाम फ्यूरी रखा था। ओके। एज अ गेमिंग नेम मेरा फ्यूरी है। ऑनलाइन गेमिंग चाहे फ़ोन की ले लो, या फिर जब मैं आर्म रेसलिंग में गया, तो जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेट खेलने गया तो मैंने अपनी एक टी शर्ट प्रिंट कराई थी, फ्यूरी लिखवाया था उस पर। फ्यूरी का मतलब आप बताना चाहेंगे लोगों को? फ्यूरी वैसे इसका जो पर्टिकुलर मतलब है वो रेज बोलते हैं इसको, गुस्सा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, रेज। तो पर फ्यूरी मतलब मेरे को ऐसी नाम पसंद है, फ्यूरी। तो मतलब कुछ भी हो, मैं ऐसे नाम कहीं ऐसे निक नेम डालना हो तो मैं फ्यूरी लिख देता हूँ। ओके। तो आर्म रेसलिंग करता था मैं पहले, उसमें भी मैं काफ़ी सही लेवल पे था कि मतलब उत्तराखंड में काफ़ी लोग जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आर्यन कंडारी हो गया, विनायक शर्मा है मेरा दोस्त, तो मतलब ये लोग काफ़ी ऊपर हैं आर्म रेसलिंग में। और एक प्रो पंजा लीग में आता है सोहेब अख्तर। ओके। तो स्टेट में हर बार मैंने उसको हराया है, पर प्रो पंजा लीग में वो आता है क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे थे। ओके। तो गेम को प्रमोट करने के लिए प्रो पंजा लीग वालों ने उसको इनवाइट किया है हर बार। तो फिर जब मैं भर्ती हो गया तब मैंने आर्म रेसलिंग बिल्कुल छोड़ दी। मतलब पापा ने बोला कि अब एक ही, मतलब हर उसमें पापा तो आ ही जाते हैं तो कि अब आर्म रेसलिंग छोड़नी है और अपने एक गेम पे फोकस करना है। तो विद इन 1 ईयर जो उत्तराखंड का नेशनल गेम्स हुआ, 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड होस्ट कर रहा था। ओके। तो जब हम गोवा में जाके ब्रॉन्ज मेडल ला सकते हैं तो यहाँ पे मेहनत करके क्यों ना मेडल का रंग बदला जाए। तो ये तो मैंने ठान लिया था। ऊपर से मैं थैंकफुल हूँ हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें 45 डेज का कैंप, कोच, ये सब प्रोवाइड किया। मेरी जर्नी के हिसाब से ही हमारा जो वुशु का भी जो माहौल है वो बदला है। पहले ग्रास में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। ओके। धीरे धीरे हमें अब ये मैट्स वगैरह प्रोवाइड हुए हैं। ये जो वुशु के दौरान जो गेम्स हो रहे होते हैं, जो आप एक आई डोंट नो अबाउट दैट, इतना मैं डीपली नहीं जानता उसको, लेकिन जो मुक्केबाजी काइंड ऑफ जो आपने बताया क्या होता है, इसमें जो नीचे लगा होता है जिसपे वो लड़ रहे होते हैं, गिरते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं लोग, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, स्पंज होता है या फिर ठोस होता है? नहीं, वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। क्रैश मैट्स लगे होते हैं बाहर, और जहाँ पे फाइट चल रही होती है रिंग पे, उस पर ऐसे प्रॉपर जो गद्दे बोलेंगे या मैट्स बोलेंगे वो लगे रहते हैं, स्पंज वाले। मतलब सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। पर फिर भी इंजरीज तो हर एक स्पोर्ट में होती है। तो अब इंजरीज मतलब होने का मतलब ऐसा कभी हार्ड इंजरी या नॉमिनल होती हैं, रिकवर करके आ गया, ऐसा भी कभी हो सकता है कि रिकवर करके रिटर्न रिंग में ना आ सके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि रिटर्न नहीं कर सकते। मेरे साथ के मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक सांडा का दूंगा और एक ताउलू का दूंगा, दोनों का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जो मेरे इवेंट में जो गोल्ड लाते हैं भैया हैं, वो एयरफोर्स में है। मतलब वो भी वुशु से ही भर्ती हैं, एयरफोर्स में है वो। अच्छा, वुशु से एयरफोर्स मिला उनको? जी। ओके। तो एक्चुअली उनका जो घुटने का ACL होता है वो टूट चुका है, और फिर भी वो रिकवर करके भी दोबारा खेले हैं, अभी भी मतलब टॉप पे हैं, टॉप पे चल रहे हैं। तो और जो यहीं का है मेरे साथ का एक मेरा फ्रेंड है, उसका जो शिन है वो बीच से पूरा ब्रेक हो गया था। ओके। फाइट हुई। ओके। सांशु खेलते हुए। तो उसके बाद भी वो उसके बाद भी खेला है, 3-4 साल लगातार खेला है। नेशनल गेम्स वो 2 बार खेल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इंजरी नहीं होती है, पर रिकवर करके आते हैं एथलीट्स। तो ऐसा भी होता होगा कभी कभी, जिस हिसाब से मैंने देखा है कि लोग इतना तेजी से पंच मारते हैं, कभी कभी रिंग से नीचे भी गिर जाते हैं लोग। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई ऐसी इंजरी हुई हो आपके नज़र में, आपकी याद में, आपके नोन में, कि जो सबसे बैड रही हो, सबसे बैड पार्ट रहा हो? पंचेस वगैरह तो मैंने भी खाए हैं, पहले मैं भी फाइट खेलता था। तो जब हमें पंच लगता है ना, तो थोड़ी देर के लिए ना मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, तो ब्लर हो जाता है, ब्लैक आउट सा हो जाता है। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है वो गिरेगा और नॉकआउट होगा। अभी एक काफ़ी मतलब मोस्टली 1-2 फाइट छोड़ के ऐसा हो ही जाता है कि पंच या किक इतनी तेज़ लग जाए कि
अनकॉन्शियस हो जाए सामने वाला इंसान, तो ये सीनियर में रहता है। जो 18 प्लस होंगे एथलीट्स वो ही उनको ही अलाउड होता है फेस पे किक मारना, बाकी उससे नीचे सिर्फ पंच वगैरह आप मार सकते हो फेस पे। बाकी मोस्टली जो नॉकआउट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सीनियर फाइट्स में। कभी कोई डेथ या ऐसा कुछ हुआ हो इन सब में किसी का? डेथ एज अ पंच लगने से या किक लगने से नहीं, कभी कभी एथलीट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ मतलब क्या रीज़न था उसके पीछे मैं नहीं जानता। एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चल रही थी वुशु की, तो उस टाइम पे वो 2 एथलीट्स रिंग के बाहर गए, मतलब गिरे और उठ के वापस रिंग पे आए। फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई, एक एथलीट मतलब बेहोश होकर गिर गया और ऑन द स्पॉट उसका हार्ट अटैक क्या बोलेंगे, वो उसकी डेथ होगी वहाँ पर। मे बी इट कैन बी कॉज ऑफ यूजिंग एनी मेडिसिन, किसी दवा के इस्तेमाल की वजह से। प्री वर्कआउट की हार्ट बीट ज़्यादा तेज होगी और कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसको हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि आप स्पोर्ट्स में बहुत सुनने में मिलता है कि किसी ने ऐसा ड्रॉप्स लिए या कोई इंजेक्शन लिया। सो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है लेना सही है क्विकली परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, या लॉन्ग टाइम के लिए आपको नेचुरली गेन करना ज़्यादा बेटर होता है? कैसे समझते हैं आप? मैं तो ये जैसे नशे वगैरह से दूर हूँ, तो मैं इस सब चीज़ को भी प्रेफर नहीं करता हूँ और ना ही मैंने कभी यूज़ किया है। जो एथलीट होता है नॉर्मली आप कंसिस्टेंसी लेके चलेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कोई सामने वाला स्टीरॉइड्स ले भी रहा है तो आप उससे 80-100% मतलब समझ लो 18 या 20 2 का डिफरेंस इतना रह सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आप 10 पे रह के वो 20 पे पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत आपको स्टीरॉइड्स लेके भी करनी पड़ेगी और मेहनत आपको बिना स्टीरॉइड्स लेके भी करनी पड़ेगी। इसमें यहाँ तक के कैरियर में आने के लिए आपने जो चीज़ें की, इन सबके संघर्षों के बाद जब आपको जॉब मिली, तो जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जो पहले नहीं थे? चेंजेस कुछ ऐसे आए सैलरी मिलने लगी प्रैक्टिस करने की जो मतलब डेली रूटीन था वो भी अभी भी वैसे चल रहा है। सुबह जिम करा, शाम को प्रैक्टिस करी। आपका डेली रूटीन आप बाय टाइम बताइए, शायद इंस्पायर करे लोगों को। आप कैसे दिन की शुरुआत करते हैं? जैसे अगर टीम के साथ रेगुलर प्रैक्टिस का सेशन चल रहे हैं तो थोड़ा टाइमिंग अलग रहती है। अभी जैसे मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, पुलिस टीम क्लोज नहीं है, इंडिविजुअली कर रहा हूँ मैं जैसे, तो मैं सुबह 7 बजे जिम चले जाता हूँ, 7 से 9 बजे तक मैं जिम 9 साढ़े 9 बजे तक जिम करता हूँ। ओके। जिम में भी मोस्टली अब मैं अपना मसल मास कट करते हुए, आप मेरे पहले की फ़ोटो देखेंगे अभी की देखेंगे तो मैंने बहुत ही कट किया है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। पहले मैं आर्म रेसलिंग भी करता था तो बाइसेप्स बड़े, फोरआर्म बड़े, तो हाथों में बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो तब से मैंने कट किया है। और अब सुबह मैं जिम करता हूँ, मतलब मोस्टली लेग्स, क्योंकि जंप्स के लिए मेरे को लेग्स ज़्यादा ट्रेन करने पड़ते हैं, लेग्स ट्रेन करता हूँ और शाम को अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब आप जिम में भी वुशु में ही इन्वॉल्व रहते हैं? हाँ, मतलब नॉट पर्टिकुलर जिम वर्कआउट नहीं करता मैं, एथलीट का जो प्रॉपर वर्कआउट होता है डेडिकेटेड अपने गेम के लिए, उस टाइप के वर्कआउट करता हूँ। ओके। और बाकी डाइट वगैरह क्या कैसे फॉलो करते हैं? डाइट जैसे कंपटीशन टाइम्स में मैं प्रोटीन वगैरह का थोड़ा यूज़ करता हूँ एडिशनल सप्लीमेंट की तरह, पर बाकी बेसिकली जैसे अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी, तो डाइट नॉर्मल घर का खाना ही, ऐसा कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रहा हूँ। नहीं, तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रोटीन चूज करने का नंबर आता है, कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट टाइम जब वो कोई भी किसी भी जगह से प्रोटीन खरीदने जाता है तो उसके मन में हेजिटेशन होती है कि ये सही है या ख़राब है। इसका सिलेक्शन कैसे करें, किस तरीके से बेहतर चूज कर सकते हैं? आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट से। आप अगर ये सवाल आपसे करें मेरे व्यूअर्स, तो आप उनको क्या बताएंगे? ऐसा मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा, पर अगर आपको इंडियन ब्रांड में देखना है, वैसे मैं इंडियन तो सस्ते में अगर आपको देखना है तो आपको इंडियन ब्रांड में जाना पड़ेगा, पर अगर आप थोड़ा अपना जेब ढीली कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, लाइक डायमेटाइज हो गया, तो उसके प्रोटीन्स ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, तो मैं तो वही प्रेफर करूँगा। अगर आप पे पैसा है तो आप कौन सा यूज करते हैं? डिफरेंट यूज़ करे मैंने, ऐसा कुछ वो नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही किसी पे साइड इफेक्ट आया आपको, किसी जगह पे कुछ फील हुआ? नहीं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी सब बचा लेगी, है ना?
सब पचा लेगी अगर आपको। और अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आप तो कुछ भी ले लेंगे, आपको नुकसान कर देगा, नुकसान करेगा, लिवर उसको मतलब कंज्यूम नहीं कर पाएगा। पाता है। वही तो रिसेंटली अभी मैंने 13 लाइव्स या फिर अवतार का प्रोटीन यूज़ किया है मोस्टली। ओके, मतलब सरकार पैसा दे रही है पर इतना भी नहीं दे रही कि मैं एडवर्टाइज ले लूँ। 11-11,500 का कौन लेगा प्रोटीन? नहीं, हम प्रार्थनाएं करेंगे कि आपका प्रमोशन अति शीघ्र हो और आपको सरकार इतना पैसा दे कि आप वही वाला प्रोटीन ले लें जो आप बता रहे हैं। और आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी अपनी जर्नी को पोस्ट किए हैं, मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी लाइफ जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप लोग फ्यूरी फिट ब्लॉग्स के नाम से आपका चैनल है, वहाँ जाएं और इनके सारे वीडियोस को देखें और इनसे इंस्पिरेशन लें कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया। आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया था लगभग? यूट्यूब के बारे में ऐसा पता लगा कि हाँ ऐसे यूट्यूब भी एक चीज़ है जिसमें वीडियोस डालो, व्यूज़ आते तो पैसे मिलते हैं। तो मतलब एज अ कंसिस्टेंट कभी रहा नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है। तो यूट्यूब वैसे मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, ऐसे मतलब एज अ पोस्ट तो मैंने बहुत पहले कर दिया था कि हाँ कुछ भी पोस्ट कर दिया, फ़ोन में एक वीडियो पड़ी है वो डाल दी, ऐसे लाइफ डायरी की तरह यूज किया होगा कि लाइफ हाँ, की डायरी है, छोटे छोटे मोमेंट्स को फिल्माया और डाल जैसे दिया। कोई अपनी किक की वीडियो डाल दी, हाँ, कहीं घूम रहा हूँ अपने डॉग की वीडियो डाल दी, बाइक चला रहा हूँ बाइक की वीडियो डाल दी, ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स डाले मैंने उसमें। पर जो प्रॉपर मैं बोलूँगा यूट्यूब पे पोस्टिंग, मैंने जब मैं आर्म रेसलिंग करता था तो मैंने वो सब पोस्ट करना शुरू किया, तब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तब कंप्लीट हुए थे। और फिर पोस्ट करते 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 आज 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यूट्यूब को जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद इससे कोई इशू नहीं आता आपके रूटीन वगैरह पे कि जैसे रूटीन इफेक्ट हो या कुछ हो वीडियो शूट करते हैं? मेरे पे जब टाइम होता है, मतलब फ्री टाइम है, तभी मैं ऐसे पोस्ट करता हूँ। मतलब प्रायोरिटी आपकी स्पोर्ट है, यूट्यूब आप इस तरीके से कर रहे हैं कि साइड में चला? साइड हसल। हाँ सही है, बढ़िया। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ जर्नी को, कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस वीडियो को काफ़ी लंबा खींच रहे हैं और इससे ज़्यादा खींचेंगे तो शायद इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। लोग 2.5 घंटे की मूवी देख के अपने आप को एंटरटेन करना पसंद करते हैं, 2.5 घंटे की मूवी देख लेंगे। और एक बहुत बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि मूवी भी 2.5 घंटे की होती है, वो ख़त्म हो जाती है थिएटर में। वेब सीरीज 8 घंटे की होती है, 9 घंटे की होती है, वो फ़ोन में भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज के समय में युवाओं के फ़ोन में एक ऐसा सीरीज आ गया है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, रील्स स्क्रॉल। वो 7 घंटे में वेब सीरीज खत्म हो जाएगी, 2.5 घंटे में मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रील स्क्रॉल करना ये कभी नहीं खत्म होती और हमेशा आपको नई दिखाती रहेगी। और मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं यूथ में जो इन्हीं स्क्रॉल के चक्कर में फंसे हुए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपने रील को 4 घंटा स्क्रॉल करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट को आधे घंटे देखकर कोई इंस्पिरेशन लेना वो लोग शायद नहीं पसंद करेंगे। उन्हें लगेगा कि हम बोरिंग हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में करूँगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ छोटे सवाल, यानी कि आपको एक शब्द में आपको डिफाइन करनी है अपनी कंप्लीट लाइफ को। अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करिए अपनी होल लाइफ, तो वो वर्ड क्या होगा? मेरा तो एक ही वर्ड है जो नाम मेरे को पसंद है, फ्यूरी। तो मैं तो अपने आप को ऐसा ही एक नाम पे से फ्यूरी। सो फ्यूरी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी जो लाइफ के साइड हसल, जो भी हसल किए आपने, जो लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, उनको एक नाम देना हो या ऐसा कुछ कहना हो कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कर लिया या मैं कर लूँगा, तो आपका क्या वर्ड रहेगा? मेरा ये रहेगा, मेरे को इंडिया चाहिए था अपने बैक पे, अपनी छाती पे, तो मैंने वो कर लिया। जॉब लगने के बाद ही मैं ये अचीव कर पाया हूँ, जब मैं एक स्पोर्ट्स को लेके अपना डेडिकेट हो गया तब। ओके। और इसके अलावा मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आप नेशनल गेम्स में आप मेडल लेके आए? जब नेशनल गेम्स में मेडल आया तो मेरे पापा को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है स्पोर्ट्स की, तो उनका तो रिएक्शन काफ़ी ये था कि मतलब स्टोरी लगा दिया सबको, मतलब अखबार में भी आया तो सबको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेडल आया करके। तब मेरे को इतना नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ है। पर जब मेरी नौकरी लगी उसके बाद 1 साल बाद हमें 1 साल का टाइम था कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड होस्ट करने वाला है, तो मेरे को पता था कि उत्तराखंड में होने वाला है कि अब तो कुछ करना है। उसके बाद मैंने उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए थे अपना ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट किया, और सेम पोडियम पे वो भैया जो मेरे साथ अंजुल भैया है,
वो गोल्ड पे ही खड़े हुए थे जब मैं ब्रॉन्ज पे था, और 38 नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए तब भी वो गोल्ड पे खड़े हुए थे, पर सिल्वर पे मैं खड़ा हुआ था इस बार। आप एक सीढ़ी और चढ़ चुके थे। एक सीढ़ी और चढ़ गए थे। अब मैं भैया को बोलूँगा भैया अगली बार आप नीचे आ अगली जाइएगा। बार मैं लेकिन आऊँगा देखिए ऊपर। स्पोर्ट्स में ये कहना ये- गलत नहीं है कि मैं आपके जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा अगर आप नहीं रखेंगे अपने खिलाड़ियों जी, से जी, तो आप जी। अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये करना गलत नहीं है। ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ हम कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा रखो, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। जी जी जी। तो यहाँ ये गलत नहीं है। और अगर कोई यूथ है, आज का युवा है जो स्पोर्ट्स में अपना करियर चूज करना चाहता है, या कोई स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज कर चुका है, उसमें स्ट्रगल कर रहा है, उनके मन में बार बार थॉट्स भी आते हैं कि यार मैं छोड़ दूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। उनके लिए अगर कोई आप सजेशन या सलाह अपनी पूरी लाइफ से देना चाहते हैं तो मैं बस उनको यही कहूँगा कि सबसे फर्स्ट थिंग कि एक अच्छा स्पोर्ट चुने। पहले रिसर्च करें फेडरेशन और एसोसिएशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मतलब पूछ सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। एक अच्छा स्पोर्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। आप पे पैसा है तो काफ़ी लोग गोल्फ, शूटिंग, ये सब बड़े बड़े स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। पर अगर आप कोई स्पोर्ट चूज़ कर रहे हो, पहली बात तो एक अच्छा स्पोर्ट चूज़ करना, और अगर कोई स्पोर्ट चूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना, वो तो आपको रहना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई लोग आज, जैसे मेरा मेडल आया, मेरी जॉब लगी, कई लड़के आए मेरे पास, कई लोगों के मेरे मैसेज आए कि भाई हमारे भी लगवा दो। भाई मैं कब से कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कैसे लगवा दूंगा कि हाँ तुम आओ, मैं तुम्हें 2 दिन प्रैक्टिस कराऊँ, तीसरे दिन मैं तुम्हें खिला दूँ और चौथे दिन तुम मेडल दे दो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और डोप फ्री मेहनत करना, स्टीरॉइड मत लेना, नहीं तो मेडल आ भी जाएगा तो अगर नाडा वालों ने पकड़ लिया तो बेटा 4 साल का बैन है, फिर बैठे रहो, घर पे उम्र बैठे। निकल जाएगी फिर। ऊपर से आपकी पर्सनल हेल्थ पे जो इफेक्ट डालेगा वो जी, डालेगा। वो तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बॉडी पे कभी ना कभी मतलब दिखाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको इफेक्ट कर रही है उसका साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि स्पोर्ट्स ने अब तक आपको क्या क्या दिया है? देखो पहले मेरी कोई ऐसे शौक नहीं थे, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि मतलब मेरे पापा ने मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने 12th के बाद बाइक मांगी, उन्होंने मेरे को बाइक दिलाई। पर मेरे ऐसे कोई शौक नहीं थे कि मैं कुछ अलग से घूमूं फिरूं, या मेरे कुछ अलग शौक हो, या जैसे मतलब बोलते हैं ना किसी लड़कों के शौक होते ही हैं अलग अलग चीज़ों के। तो जब मेरी जॉब लगी उसके बाद से मैं थोड़ा ऐसा हो गया हूँ कि हाँ कुछ शौक पूरे कर लिए। प्ले स्टेशन ले लिया अपने लिए, ओके। और जैसे मेरे को गैजेट्स का बहुत शौक है तो ड्रोन ले लिया, हाँ। इस सब चीज़ का मेरे को थोड़ा शौक है। तो ये मतलब जॉब लगने के बाद खुद से भी इसलिए अर्न कर पा मतलब ले पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे फैमिली से मेरे पे कोई बर्डन नहीं है। और मैं थोड़ा बताऊंगा कि नेशनल गेम्स में, जब गोवा में नेशनल गेम में मेरा मेडल आया तो उसके बाद मेरे को 3 लाख रुपीज़ की मेडल मनी मिली। मेडल मनी मिला जब था। मैंने अपनी बाइक चेंज करी, खुद से एक बार बाइक ली, R15 ली थी मैंने। और जब अभी नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए उसमें मेरा मेडल आया तो कुछ पैसा कार के लिए डाउन पेमेंट डाल के मैंने कार भी परचेज करी, थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया। तो अभी कार और गाड़ियाँ आपके पास कौन कौन सी हैं? जॉब लगने के बाद पहले मेरे पे वो थी पल्सर 220, उसके बाद मैंने जॉब लगने के बाद R15 ली। मेरे को स्पोर्ट्स बाइक का पसंद है, मतलब काफ़ी शौक है। तो और अभी रिसेंटली फिर मैंने दिवाली के टाइम पे, धनतेरस पे शायद, हाँ नहीं पहले नवरात्रि पे मैंने अक्टूबर में किया सोनेट मतलब कार निकाली अपने लिए। और R15 जैसा आपको पता ही है स्पोर्ट्स बाइक है, झुक के चलानी पड़ती है, तो मेरे पापा ने कभी वो ड्राइव नहीं करी, मतलब चलाई नहीं कभी। तो अभी रिसेंटली पापा ऐसे बोल रहे थे कि वो बाइक तो मैं चलाता ही नहीं हूँ करके। तो नेक्स्ट डे ही मैं गया और मैंने अपनी बाइक एक्सचेंज करके एक नॉर्मल बाइक की, थोड़ी जो मेरे पापा भी चला सके। अच्छा। तो अभी मेरे पे यामाहा की XSR है। तो मतलब यही है। ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट ने दी हैं एक हिसाब से? स्पोर्ट ने मेरे को एक पहचान दी है उत्तराखंड में, कि आप सर्च करेंगे कि उत्तराखंड का ऐसे कोई एथलीट है तो उसमें नाम आता है, अखबारों में नाम आता है, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं वो लोग जानते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को पता है कि हाँ ये स्पोर्ट करता है।
पर मोस्टली मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पहचान वुशु के थ्रू ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बताया कि आर्म रेसलिंग में काफ़ी लोग जानते हैं मेरे को, तो अभी भी मैं अगर कहीं बाहर कोई लड़का मेरे को मिलता है, वो देख के बोलता है कि वो फ्यूरी है, ये आर्म रेसलिंग करता है, तो मतलब ये नहीं बोलते कि वुशु करता है, वहाँ काफ़ी लोग आर्म रेसलिंग से जानते हैं। आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी उससे। जी हाँ, मतलब समझ सकते हो कि उत्तराखंड में लगभग मैंने आपका एक वीडियो देखा था जी। जिसमें आप ग्राफिक हीरा यूनिवर्सिटी में आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। जी तो उसकी वजह से मुझे लगता है उस वीडियोस पे किसी और ने अपलोड किया था, उस पे काफ़ी व्यूज़ गए हैं, उसकी वजह से आपको एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिली है। जी मतलब कोई भी लड़का अगर कहीं जिम जाता होगा और आर्म रेसलिंग में इंटरेस्ट होगा तो वो ऑब्वियसली मतलब आप 101% है कि वो फ्यूरी के नाम से मेरे को जानता होगा देहरादून उत्तराखंड में। स्पोर्ट ने आपको यानी कि नाम, पहचान, घर में इज्जत और आपकी जो ज़रूरतें हैं बेसिक नीड, जैसा कि आपने बताया आपको शौक नहीं है किसी चीज़ों का खास, तो आपकी ज़रूरतों को भी स्पोर्ट पूरा कर रहा है। यानी कि एक हिसाब से स्पोर्ट ने आपको सब कुछ दिया जो आप चाहते थे उससे जी, और आगे भी वो देता रहेगा। तो हर्षित जी की ये जर्नी शायद आपको इंस्पायर करे और इनके चैनल पे आप जाके फ्यूरी फिट ब्लॉग्स पे आज भी अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी को वहाँ शेयर करते हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है द मॉन्क ऑफ अयोध्या, और मैं चाहता हूँ, मैं देहरादून इसी पर्पज़ से आया था देहरादून कि मैं एक पॉडकास्टर बनने की मेरी बहुत पहले से नीड थी, और उसमें उसको एज ए अतिथि मैंने इनको इनवाइट किया, हर्षित जी को। और अगर कोई व्यक्ति बचपन से लेके, इन्होंने कहा कि 4 साल पे इन्होंने कराटे स्टार्ट किए और 7 पे ब्लैक बेल्ट हो गए, उसके बाद इन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, इन्होंने आर्म रेसलिंग किया, वुशु गेम्स ज्वाइन किए, मेडल ले आए, और 1-2 मेडल नहीं, इतने मेडल ले आए जो बोरे में भर के रखे हुए। सो डेफिनेटली ये एक इंस्पायरिंग पर्सन लग रहे हैं। और देहरादून में मेरा विजिट अभी रिसेंट में ही हुआ है और मैं यहाँ अपना यूट्यूब करियर चूज करने आया हूँ। सो मैं अभी श्योर नहीं कर सकता, बट अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति को अपना मित्र और अपना साथी बनाना चाहूँगा जिसके साथ मैं भी अपनी यात्रा को पूरा करूँ, जो कि इतना डेडिकेशन रखता हो किसी कार्य को करने के लिए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेशन नहीं है, आप पूर्णतः समर्पित नहीं, आप आज यहाँ डिग कर रहे हैं, आप कल वहाँ डिग कर रहे हैं, कल यहाँ डिग कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक जगह पर डिग करेंगे तो वहाँ पहले अगर हो सकता है कि तेल ना निकले, लेकिन पानी तो जरूर निकलेगा। और आपको एक ही जगह पर डिग करना होता है। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से पाथर परत निशान। अगर रस्सी बार बार आ जा रही है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, जबकि पत्थर रस्सी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। सो एक ऐसी ही रस्सी और एक ऐसी ही डिगिंग का साफ साफ उदाहरण मेरे साथ आज पॉडकास्ट में बैठे रहे हर्षित जी। इनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बस ये जानता हूँ कि अगर आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप रास्ते में हैं तो कभी ना कभी ज़रूर पहुँचेंगे, और अगर आप घर से ही नहीं निकले हैं तो मंजिल की उम्मीद करना आप अभी से छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, तो आपको एक न एक बार निकलना पड़ेगा। जो लोग ये सोच के अपने घरों में आज भी बैठे हुए हैं कि मैं जाऊंगा, घर से निकलूंगा तो आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, उनके लिए सीधा सा उदाहरण है कि आप चलना स्टार्ट करिए, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। यूजुअली आप ट्रैक भी किए होंगे हर्षित जी कभी न कभी, पहाड़ों का ट्रैक, आप पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों में जब कभी कभी हम जाते हैं तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हमें रास्ते पता नहीं होते हैं कि आगे दाएं जाना है, बाएं जाना है, कोई हाईवे नहीं बना होता पहाड़। लेकिन जब हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ऊपर तक पहुंच ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से। सो ये इस तरीके से वर्क करता है कि आप स्टार्ट करिए और रास्ते खुद मिल जाएंगे। आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, और अगर आप अपने तरीके से किसी भी मेरे व्यूवर्स को कोई सोशल मैसेज या कोई अपने मन की बात बताना चाहते हो तो स्वागत है आपका, आप कह सकते हैं कैमरे पे। मैं यही कहूँगा, अगर आप कोई भी प्रोफेशन या किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, तो आपको जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो ज़रूर मिलेगा। बाकी मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। भागवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। और कर्म को जब आप गीता एक चीज़ कहती है कि जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं ना, लाइक आप खोद रहे हो गड्ढे को और
क्या खोदना पड़ रहा, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जब आप उसको डिगिंग करने का जो तरीका है उसको जब आप इंजॉय करने लगेंगे, यानी कि दशरथ माझी ने अगर ये सोच सोच के पहाड़ों को काटना स्टार्ट किया होता कि यार अभी बहुत काटना और बहुत काटना, तो कभी नहीं काट पाता। उन्होंने प्रोसेस को एंजॉय किया और उसको किया, और आज उनके नाम पे एक हाईवे, एक डेडिकेटेड सड़क बनी हुई है झारखंड में। सो अगर आप किसी चीज़ का प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे तो आपकी मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलती चली आएगी। आप शुरू करिए, प्रोसेस का मजा लीजिए, मंजिल खुद ब खुद चल के आएगी। कर्म करिए, फल की इच्छा उन पे छोड़ दीजिए। उनसे बेटर आपके पास ना प्लान होता है ना हमारे पास होता है। जो आप सोच के रखते हैं उससे 20 गुना बेटर उनके पास प्लान होता है आपके लिए। सो ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, कीप वर्किंग हार्ड, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और हर्षित जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर हर्षित जी से मैं बात करूँगा, इन्वाइट करूँगा, अगर ये चाहेंगे तो मैं इनके साथ आगे के पॉडकास्ट में इनको एज अ को होस्ट इन्वाइट करना चाहता हूँ। को होस्ट ये मेरे साथ बैठें, और मुझे पसंद है कि ऐसा कोई डेडिकेटेड व्यक्ति मेरे साथ दे और मेरे साथ रहे, ताकि मैं भी इंस्पिरेशन में इनसे डेली देख के लेता रहूँ। तो हर्षित जी अगर आप माइंड ना करें तो आप मेरे पॉडकास्ट में नेक्स्ट एपिसोड में आप एज अ को होस्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आपको मतलब बहुत ही ज्ञान है, आप जैसे आप गीता के श्लोक ऐसे कंठस्थ बोल पा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा तो ज़रूर मैं आऊँगा आपके पास, आपसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और को होस्ट आपने बोला है तो करेंगे वो जर्नी भी साथ में। जी, मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायर करेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको एक ऐसे ही हमेशा एक नए यूनिक और शॉकिंग चेहरे ले आके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूँगा, जो आपको इंस्पायर और बहुत कुछ सीख दे के जाएंगे। धन्यवाद।